विटामिन ई के लिए ना दो तीन बातें मशहूर हैं। आपने अक्सर देखा होगा औरतों को रेड मुंह होते हैं, देखा आपने? अक्सर औरतें होती हैं हाथ पाँव काले होते हैं लेकिन मुंह जो चेहरा है वो लाल होता है। वो औरतें जो है विटामिन ई को क्रीमों में डाल के यूज़ करती हैं। ठीक हो गया। उसका 600 mg वाला कैप्सूल डालते हैं, पता नहीं कितनी वो मिकदार तो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। बहरहाल मुझे इतना पता है कि वो विटामिन ई के कैप्सूल डालते हैं। उसके बाद एक और इसका अहम जो इम्पोर्टेंट रोल है, आप जितने भी देखेंगे कि आपके यहाँ पे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन को ट्रीट करने वाले डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, वो विटामिन ई लिखते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे पेशेंट फीमेल हो, चाहे मेल हो, उसको विटामिन ई लिखते हैं। तो विटामिन ई हमने एडिक पढ़ा था, एडिक में जो तीसरा विटामिन है वो ई है और ये फैट सॉल्युबल होता है। उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के नॉर्मल प्रोसेस के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिनोनिम इसके हैं, पहला नाम जो है इसका टोको, वैसे इसका बेसिक जो नाम है ना वो है अल्फ़ा टोकोफिरोल, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको मैंने मोबाइल में भेजा हुआ है, उस नोट्स वहाँ से अगर पढ़ लें तो आपकी मर्ज़ी, बाद में पढ़ लें तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अल्फ़ा टोकोफिरोल इसका बेसिक जो नाम है, लेकिन टोकोफिरोल का मतलब है, टोको मीन चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे की पैदाइश, और फिरोल मीन टू बेयर, ये प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसको इंग्लिश में यही कहते हैं ना, शी इज़ बेयरिंग प्रेगनेंसी, यानी वो प्रेगनेंसी को बर्दाश्त कर रही है, बेयर कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद एंटी स्टेरिलिटी दूसरा इसका नाम है, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। अच्छा, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर क्यों कहा जाता है? स्टेरिलिटी होता है बांझपन, और जो इनफर्टिलिटी होता है वो जो ट्रीटेबल बांझपन होता है। स्टेरिलिटी होता है बिल्कुल ही बच्चे की पैदाइश ना हो सकना, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो। तो लेकिन जो दूसरा इनफर्टिलिटी होता है वो बांझपन होता है। तो ये एंटी स्टेरिलिटी भी है, यानी कि अगर इसका आप यूज़ करते हैं तो आपको औलाद होने के चांस हो जाते हैं। और उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर है इसका, यानी जो हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल टॉक्सिक एजेंट होते हैं या जहरबाद होता है, उसको निकालने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है जी सोर्स। अच्छा, सोर्स आपने जितने भी विटामिन के लिखने हैं ना, तो आपने इनको याद रखना है कि 5-6 चीज़ें तो लाजमी लिखनी है, जिसमें पहले नंबर पे है जी एग योक, मिल्क है, बटर है, उसके बाद लिवर है, ये वाले 4-5 आपने लाजमी हर उसमें लिखना है विटामिन में। ये हैं एनिमल सोर्स से। और दूसरा होता है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स है जी पीनट ऑयल, व्हीट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, क्योंकि ये ऑयल फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये जो ऑयल हैं जितने भी, इससे भी ये मिलता है। उसके बाद हम इसके फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ विटामिन ई में पहला फंक्शन वही बात है, एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, इसमें ना एक और बात, आपकी बुक में इसका दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, नज़र आ रहा है ना बुक में। आपने स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कहना, ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ इतना ही आप लिख लेंगे, या वैसे भी आपके पास अगर आपके मिसाल के तौर पर आपको याद नहीं है तो ये हेडिंग्स आपने लाजमी देनी है। सिनोनिम लिख लेना है, अगर आपको याद है तो लिख लो, सिनोनिम की हेडिंग दे दी। साथ आपने सोर्स की हेडिंग में पहली हेडिंग एनिमल की देनी है, दूसरी प्लांट की देनी है। और उसके बाद फंक्शंस में आपने लाजमी लिखना है एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन, उसके बाद एक्ट एज ए कोएंजाइम, और उसके बाद आखिरी जो है वो है ग्रोथ पे ये क्या एक्ट करता है, ये भी करता है, या दूसरा भी कोई हार्मोन है वो आप विटामिन है वो आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपको अगर याद नहीं है तो ये वाली, और आखिर में आपने डेफिशिएंसी की 5-6 चीज़ें हैं वो आपने याद रखें। विटामिन ए की ब्लाइंडनेस है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ब्लाइंडनेस नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। उसके बाद
विटामिन डी की रिकेट्स है, आज आपको क्वेश्चन भी आया होगा। सिमिलरली विटामिन ई की जो है आप उसको ये वाला कह सकते हो, इनफर्टिलिटी देख सकते हो, या हमने इधर क्या लिखा हुआ है, हमने हीमोलाइसिस भी लिखा है, प्रोडक्शन फेलियर भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप विटामिन के है तो वो उसकी डेफिशिएंसी से आपको हेमरेज हो जाता है, ब्लड हेमरेज, ठीक है ना, भी खून बहने लग जाता है। तो बस ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, डेफिशिएंसी की हेडिंग, और एक चीज़ आपने लाजमी लिखनी है, अगर आपको सब याद नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि आप सब याद करें, सब आपको टोटल याद होना चाहिए, और फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ये जैसे हमारी छोटे छोटे विटामिन हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लें आप। जैसे आपके सामने सवाल आता है कि डिस्क्राइब विटामिन ई, आप टका देखो, मतलब 2-5 मिनट हैं आपके पास इस सवाल के, लेकिन आपको 2 से 3 मिनट में आप अगर हेडिंग्स भी देते हैं 2 से 3 मिनट में आप लिख देते हो। अच्छा जी, उसके बाद है जी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन। चूँकि ये विटामिन जो है आपके अंदर से फ्री रेडिकल, देखें ना, अगर चाइल्ड बर्थ नहीं हो रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमल नहीं हो रहा मेल में या फीमेल में, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी है, तो आप ये यूज़ कराते हो तो वो एंटी टॉक्सिक इफ़ेक्ट के ज़रिए क्या करता है, ट्रैप कर लेता है किन को, फ्री रेडिकल्स को फ्रॉम बॉडी, दस एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। तो उसके बाद इन दिस वे इट हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करता है, एक्ट एज कोएंजाइम, यानी ये कोएंजाइम के तौर पे भी एक्ट करता है। उसके बाद है जी ग्रोथ में क्या करता है जी, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी जो बच्चे की बॉडी है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हम ये चीज़ें बच्चों को एग खिलाते हैं ताकि बच्चों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद ये दूध पिलाते हैं हम, देखें ना, हमने अगर सोर्स देखते हैं तो ये 2-3 चीज़ें ही हैं, एग, मिल्क, बटर, तो इसी से आपके बच्चे फिट रहते हैं और आपके बड़े भी इसी से फिट रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी रिप्रोडक्शन पे क्या करता है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दस प्रिवेंट्स हैबिचुअल अबॉर्शन। हाँ जी, हैबिचुअल अबॉर्शन को पता है? नहीं पता? तो इतने अरसे से हॉस्पिटल में क्या करती हो हैं? डॉक्टर साहबा जो लिखती हैं आपके नुस्खे के साइड पे लिखती हैं, आखिर उसको भी तो पढ़ा करो कि भाई ये क्या लिखती हैं, क्यों पेशेंट के साथ क्या इशू है। हैबिचुअल का जो लफ्ज़ी मतलब है आदी, ठीक है ना, हम कहते हैं ना यार इसको ना चढ़े तो हैबिचुअल है, ये इसने 9 बजे ही उठना है, ठीक है ना, यानी ये हैबिचुअल है, ये 9 बजे से पहले नहीं जागता और रात 2 बजे से पहले नहीं सोता। तो सिमिलरली कुछ ख़वातीन आती हैं हमारे पास, उनको हमल नहीं ठहरता या ठहर जाता है तो दूसरे महीने, तीसरे महीने या 7वें महीने क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, इसकात हमल हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। तो उसको फिर हम अपने तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको आप विटामिन ई भी यूज़ करवाएंगे तभी उसको फ़ायदा होगा, ठीक हो गया। उसके बाद डीएनए सिंथेसिस में ज़ाहिर बात है इट कंट्रोल द रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ज़ाहिर बात है जब आपकी हमल में ये अहम किरदार अदा कर रहा है तो डीएनए सिंथेसिस में तो डेफिनेटली करेगा, लिहाजा ये डीएनए सिंथेसिस में भी इसका अहम रोल है। केयर ऑफ आरबीसीज, अच्छा विटामिन ई प्रिवेंट्स आरबीसीज फ्राम हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस होता है कि इसका रप्चर हो जाना आरबीसीज का, आरबीसीज का पता है ना, रेड ब्लड सेल्स, ये रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अच्छा, आखिर में हमने इसका जो पढ़ना है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। पहले अच्छा उसी को हम उल्टा कर देते हैं, जो हमने इसके फंक्शन पढ़े हैं ना उन्हीं को हम उल्टा कर दें तो ये इसकी डेफिशिएंसी में आ जाता है। पहली बात में कहता है प्रीमेच्योर इन्फेंट, यानी वही बात, कभी आपका दूसरे महीने में हमल गिर जाता है, कभी तीसरे में, कभी 5वें में, कभी 6ठे में, कभी 7वें में हमल गिर जाता है, या फिर 8वें में प्रीमेच्योर
सॉरी 7वें में प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है, ठीक है ना। हमारा पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, वैसे कहते हैं कि ये बच्चा सतमाया है, ठीक है, सतमाया बच्चा है जो वैसे ठीक होता है, लेकिन ये है कि प्री मैच्योर बर्थ है, यानी अभी उसकी कुछ ग्रोथ होनी थी वो नहीं हुई और वो ग्रोथ होने से पहले ही पैदा हो गया, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद दूसरा जो इसका डेफिशिएंसी में होता है जी रिप्रोडक्शन फेलियर, यानी फीमेल में इसके एग जो है वो कम हो जाते हैं और मेल में क्या होता है स्पर्म कम हो जाते हैं। तो अगर मेल और फीमेल दोनों विटामिन ई 400 mg का कैप्सूल एक रोज़ाना खाते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, ठीक हो गया। और हीमोलाइसिस आरबीसीज रप्चरिंग, वही बात कि अगर वो आरबीसीज को जो हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगी। वैसे इसमें ज़्यादा डिजीज़ नहीं होती, बल्कि इसको कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं विटामिन इन द सर्च ऑफ डिजीज़, यानी इस विटामिन में कोई ख़ास डिजीज़ नहीं होती, तो इसलिए वो कहते हैं कि विटामिन इन द सर्च ऑफ डिजीज़। जैसे ए में है नाइट ब्लाइंडनेस, डी में है रिकेट्स, तो इसमें कोई ख़ास डिजीज़, ये बस ये छोटे मोटे जो डेफिशिएंसीज होती हैं, ठीक हो गया जी।